हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग एन सी आर टी 12th के चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को एन सी आर टी के थ्रू रिवीजन करेंगे समराइज के तौर पर, जिससे आपको काफ़ी सारे मैंने बताया था कि हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 टॉपिक सब टॉपिक दे रखे हैं माइक्रोब्स इन। जैसे आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे यहाँ पेज 179 पे, पेज 179 पे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट और माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। हम सबसे पहले पेज 179 के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे एज ए समरी के तौर पर। तो पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखें कि माइक्रोब्स एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ, ये फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट, माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसा कि आपने इस पेज 179 पे जो टॉपिक दिए हैं उनको पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि माइक्रोब्स हर जगह पाया जाता है जहाँ इवन कंसिडर किया जाता है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, उस जगह भी पाया जाता है। जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग वेंट या फिर हॉट वाटर वेंट्स, इन सब में भी पाए जाते हैं। दूसरा कि ये माइक्रोब्स जो तो पूरी डाइवर्स कंडीशन में होते हैं, डाइवर्स होते हैं। जैसे प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वायरसेस और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इन सब के फॉर्म में माइक्रोब्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बातें आती है प्रियॉन्स की, उन्होंने जिक्र किया है पेज 179 पे, तो आपको मैं प्रियॉन्स के बारे में कुछ डिटेल बताना चाह रहा हूँ। जैसे प्रियॉन्स एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है और 11th में आपने पढ़ा होगा कि इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, जहाँ पे आपको जिक्र किया होगा एज ए नॉन वायरस वायरोइड प्रियॉन्स के बारे में। तो उन्होंने एक बात और बताया कि प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसमिटेड करने वाला एक और माइक्रोब्स है। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना होता है और इसका साइज जो होता है वायरस से सिमिलर मिलते जुलते साइज होते हैं किसके, प्रियॉन्स के। प्रियॉन्स डिजीज काज करने वाला एक बहुत ही डाइवर्स टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जो 11th में जिक्र किया गया, मैं उसी को एनसीईआरटी के बारे में ज़्यादा जिक्र करूँगा। तो जैसे उन्होंने यहाँ जिक्र किया है कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लाइटिस BSE commonly called as a mad cow disease in cattle, तो डिजीज़ कॉज लगता है कैटल में, जिसको मैड काउ डिजीज़ के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा कि इसका एनालॉगस वेरिएंट डिजीज जो होता है क्रोमियम जैकब डिजीज़, जिसको CID डिजीज़ कहते हैं और ये ह्यूमन में कॉज करता है। कौन कॉज करता है कि प्रियॉन्स। इस चैप्टर से यहाँ से वो कॉरिलेट करके 11th से कॉरिलेट करके पूछ सकता है या पूछा जाता है। जो ये चीज़ें बात आपको और हमको ध्यान में रखनी है। साथ ही कि कुछ ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में भी आप पेज 179 पे देखे होंगे, पेज 179 के एनसीईआरटी 12th में देखे होंगे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में भी जिक्र किया है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं की है उनमें। जैसे आपको क्या बताएं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही डाइवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बैक्टीरिया जैसे ब्लूवेरिया में एक्सलिटोरियन के ऑर्गेनिज्म है, वो हॉट वाटर स्प्रिंग मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, ड्यू टू उनके जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके प्रोटीन्स में होमोपोलर बॉन्ड पाया जाता है। होमोपोलर बॉन्ड की वजह से एक लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो लाइन सही है गलत आप कमेंट्स करके मैं बताना। नॉट ओनली द आर्किबैक्टीरिया सर्वाइव इन द हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो filamentous bacteria, blue-green algae like Oscillatoria, can survive due to the homopolar bonds in their proteins। ठीक है, अब हम चलो आगे बढ़ते हैं एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में जो एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, टॉ है, टॉडी है, इन सब के बारे में जिक्र किया है, इन सब के बारे में बताया गया। तो इन सब में मेनली किस तरह से वो कनेक्ट करता है, किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन किसी पेपर में बनाता है या कौन सा बातों का ध्यान रखना है, मैं उन पर मेनली फोकस करना चलूँगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो वो डेयरी प्रोडक्ट में
मेनली वो माइक्रोब्स के हेल्प से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के थ्रू बनाता है। जैसे मिल्क से मिल्क को कन्वर्ट करना है कर्ड में, जो हमारे डेली प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज होता है। मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में से कन्वर्ट करने के लिए जिन बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है वो दो तरह का दो हैं। इनके नाम आपको याद होंगे, आसानी से याद होते हैं। एक स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई और दूसरा लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। एक जो मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में, पहला स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई और दूसरा लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। ये कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाता है। लैब जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, एंड ये कोगुलेट और ये पार्शली डाइजेस्ट करता है जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन होती है। इस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है। वो कम्प्लीटली या होली डाइजेस्ट नहीं करता है, पार्शली डाइजेस्ट करके मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में उनके प्रोटीन्स के थ्रू। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैब, इसको लैब भी शॉर्ट में कहा जाता है, लैब, ये फ्रेश मिल्क में एज एनोकुलम या स्टार्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दैट बैक्टीरिया टू कन्वर्ट दैट मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि ये मेनली आपको ये जो कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट करने के साथ साथ मिल्क में विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ाता है, जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। और साइनोकोबालामिन के कमी के कारण पर्निशियस एनीमिया होता है। और इसके सिम्टम्स जो पर्निशियस एनीमिया के जो सिम्टम्स है वो लार्ज और इमेच्योर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं और आरबीसी विदाउट हेमोग्लोबिन होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है जो साइनोकोबालामिन का यानी विटामिन B12 का हमारे बॉडी में है, वो कोएंजाइम्स फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए एज अ कोएंजाइम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए एज अ कोएंजाइम के फॉर्म में विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन को यूज कर होता है हमारे बॉडी में। साथ ही में आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं एज करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपको NCERT में भी जिक्र किया है। अगर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले जब भी सेशन होगा तो मैं इस क्वेश्चन को आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगले बात पे आते हैं कि और ये एक खास बात और कि ये जो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई या लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो इंक्रीज तो करता है विटामिन B12, आपको बता ही दिया है। लेकिन एक और साथ ही साथ एक बात ये भी याद रखना है कि ये स्टमक में जो और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी को, उनको चेक करता है, यानी कि उनको रोकने का काम करता है। आते हैं दूसरी बात टाओ पे। टाओ यूज किया जाता है मेकिंग फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, जैसे इडली डोसा साउदर्न इंडिया में जैसे मेनली ये वहाँ का ट्रेडिशनल फूड के तौर पे होता है। और ये फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेड के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही टाओ में एक खास बात और है जिसमें याद रखने की बात है, ध्यान रखने की बात है, जो कभी कभी पूछा जाता है कि परफेक्ट अपीयरेंस जो है टाओ का कहाँ से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, तो वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। लार्ज अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टाओ को बनाने समय, जिसके कारण उसके अपीयरेंस परफेक्ट अपीयरेंस होता है। एक छोटी सी बात और वहीं पे NCERT में इस पैराग्राफ में मतलब 180 पेज पे जब आओगे तो वहाँ पे पूछा गया कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इस बात को आपसे, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आपसे ये डिस्कस करने के लिए रख रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप डिस्कस कीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं अगले जब भी आऊँगा तो आपको ये क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करूँगा। इसके बाद जो एक मेन इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने की बात है वो है ईस्ट जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। When it is used for making bread, it is called as a brewer's yeast, baker's yeast, not bread, baker's yeast, which is used for making bread.
and when it is used for fermenting malted cereals and fruit juice, it is known as a brewer's yeast, that is to produce ethanol. Brewer's yeast and baker's yeast both are baker's yeast and brewer's yeast both are yeast, which is known as Saccharomyces cerevisiae scientifically. टोडी, एक टोडी जिसका नाम आपने आसानी से सुना होगा। टोडी का नाम आते ही बड़े मजे लेना होता है कि ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, जो फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम ट्री का बनाया जाता है। पाम ट्री के सैप से इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ जैसे सोयाबीन, फिश और बैम्बू सूट को भी फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये छोटी सी बात है जो ध्यान में रखें। जैसे अब आते हैं चीज़ पे। चीज़ हमसे सबसे पूछा जाता है सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम कौन सा जिसमें माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसका आंसर होता है चीज़। जैसे आपने एनसीईआरटी की चैप्टर 10 पढ़े होंगे तो ये बात आपको झलक के आई होगी, आपने अंडरलाइन लेकर रखा होगा, जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया। चीज़ जो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और चीज़ के डिफरेंट वैरायटी पाने के लिए हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है करते हैं, जिससे हमको अलग अलग तरह के फ्लेवर्स और टेक्सचर और टेस्ट के चीज़ डेवलप करते हैं या बनाते हैं। चीज़ दो तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा, एक राइपेंड और एक अनराइपेंड चीज़। एनसीईआरटी में जिक्र किया है स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ड चीज़। स्विस चीज़, ये स्विस चीज़ में मेन बात है कि इसमें लार्ज अमाउंट में लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। वहाँ पे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसमें लार्ज होल्स पाए जाते हैं स्विस चीज़ में। और ये स्विस चीज़ मेनली जो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमिनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमिनी, इस बात को आपको याद ध्यान रखना है। साथ ही दूसरा बात मैं ये भी बताऊँ कि रॉकीफोर्ड चीज़ होते हैं उसको सेमी हार्ड चीज़ भी कहते हैं। चीज़ होते हैं वो फ्रेंच जो कंट्री है, हम उस वहाँ पर ये सिल्क के मिल्क से बनाया जाता है रॉकीफोर्ड चीज़। और ये राइपिंग होता है स्पेसिफिकली यूजिंग बाय द फंजाई। माइक्रोब्स जो यूज होते हैं वो फंजाई होता है, और वो फंजाई अगर नाम स्पेसिफिकली यहाँ पर एनसीईआरटी में उन्होंने बस इतना स्पेसिफाई किया है कि वो स्पेसिफिकली फंजाई के द्वारा रॉकीफोर्ड चीज़ का प्रिपरेशन किया जाता है, लेकिन उन्होंने क्लियर नाम नहीं बताया है। मैं वो नाम बता रहा हूँ आपको कि वो नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड, जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर आपको प्रोवाइड कराने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है कि हमारा ये जो टॉपिक है इन डेयरी प्रोडक्ट यहीं पे खत्म होता है। अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसमें माइक्रोब्स के ढेरों भरमार टाइप में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट में यही ध्यान में आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यही आता है कि बियर, वाइन, ये सारे बेवरेज में सबसे पहले वो बताऊँ कि फर्स्ट पॉइंट कि बेवरेज और एंटीबायोटिक्स ये दो चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ा था उसमें देखा ही होगा। जो मेन बात है इनमें मैं वो बात बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। मतलब किसी भी एंटीबायोटिक्स ले लीजिए या फिर बेवरेज लीजिए, इनको एक लार्ज अमाउंट में, लार्ज कंटेंट में, अमाउंट में जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लार्ज बर्तन की जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एक फर्मेंटर्स कहलाता है। जैसे पेज नंबर 182 में देखिए, ये जो है फर्मेंटर, यही इस वेसल्स की बात कर रहे थे जो लार्ज वेसल्स कंटेनर है जिनको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फर्मेंटेड बेवरेज यानी कि इसमें 4-5 कुछ बातें हैं जो मैं आपको लिखते हुए चलता हूँ और बताऊंगा। ये दोनों बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। बाद में कि ये सारे
विथ डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि इनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस इनमें एल्कोहलिक कंटेंट यानी कि हाई किया जाता है, जिसमें बियर में अगर देखा जाए तो बियर आपको मेनली बार्ली से बनाई जाती है। इसमें एल्कोहलिक कंटेंट लगभग 4 to 6% होता है। वाइन जो ग्रेप्स से बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है, अंगूर को सड़ा गला करके, इसमें 10 to 20% अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। ब्रांडी, इसको डिस्टिलेशन वाइन के नाम से जाना जाता है। डिस्टिलेशन ऑफ वाइन का जब डिस्टिलेशन करते हैं तो ब्रांडी हमको मिलता है, और इसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन लगभग 55 to 60% होता है। रम, यह भी एक डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है जो सम मोलेसेस के थ्रू बनाया जाता है। मोलेसेस और विस्की सीरियल्स के थ्रू, इसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन 20 to 40% होते हैं। और जिन, जिसमें सीरियल्स होते हैं, जिसमें 40% अल्कोहल की कंसंट्रेशन पाई जाती है। ये फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में बात की है, जो एनसीईआरटी में आपको सीधे करके बोलेगा कि वाइन एंड बियर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होता है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ये बात याद रखनी है। और तीसरा, इसमें ऐसा सेटिंग करता है, ऐसा फ्रेमिंग करता है क्वेश्चन कि ये जो दो मतलब आपसे बोलेगा कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इन सब 6 ऑप्शंस को आपस में सेट करके वो पूछेगा, या फिर वो पूछता है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विथ डिस्टिलेशन एंड, या इन सब 6 बियर, वाइन, ब्रांडी, रम और विस्की और जिन को सेट करके ऑप्शन में फिर पूछेगा। एक क्वेश्चन और उठता है, उन्हें पूछता है कि हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन किस में पाया जाता है अल्कोहल का, ठीक। और एक नोट बात ये बताना चाहूँगा कि मोर देन 40 to 80% अल्कोहलिक कंटेंट विल किल द ईस्ट। आप जानते हैं कि जितने भी बेवरेज बनाए जाते हैं उनमें ईस्ट माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और ये 40% से ज़्यादा 40 to 80% से ज़्यादा होता है, तो वो किल अल्कोहल कंसंट्रेशन 40 to 80% से ज़्यादा होने लगता है, इससे ज़्यादा तो वो खुद ईस्ट को किल करने लगता है, ईस्ट किल होने लगता है। दूसरी एक बात और कि किसी भी टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक जो बनते हैं वो मेनली डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे, और दूसरा डिपेंड करता है उसके टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस की वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू है, या विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, या डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू है, और टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पे। अभी हम यहीं क्लोज करते हैं, अगला डिस्कशन हम दूसरे पार्ट्स में करेंगे। फिगर में आप मेनली इनको गौर से देखिए, एक फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 जो, और फिगर नंबर 3 मतलब सी 180 पेज नंबर, फिगर नंबर 10.3 में, ये 3 फिगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये फिगर नंबर 1 में जो है ना, ये आपसे नंबरिंग करके पूछेंगे कि इनका क्या क्या नाम है, और इसमें सीधा एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल कि ये कौन सा वायरस है और ये कौन सी डिजीज को कॉज करता है, ठीक। और खास करके ये 3 फिगर आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे। जैसे पहला क्वेश्चन, विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वो दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें ये क्वेश्चन आपको टकराएंगे, और ये क्वेश्चन का आप हमें आंसर दे और कमेंट करें कि कैसा मैंने पढ़ाया। अगर आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, और मैं जब सेकंड पार्ट में जब भी आऊँगा तो इन क्वेश्चन को आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा, और फिर मैं सेकंड पार्ट को आपको पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर कोई लाइन टू लाइन पढ़ाने तो नहीं जा रहा हूँ, एक समरी के तौर पे, एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, हर चैप्टर को बताऊँगा और पढ़ाते चलूँगा। ये
क्योंकि टाइम हमारे पास अभी से लेकर के प्रिपरेशन तक में एक नहीं 3 सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो मैं बायो के जितने भी चैप्टर हैं उन सब का समरी, उन सब का मेन पॉइंट वो बताता हुआ चलूँगा। जो अगर आपको मैं इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, बताएं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब